अभी हम सब क्या पढ़ने जा रहे हैं? फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम। क्या मैंने विद्युत अपघटन पढ़ा दिया था? कोई इलेक्ट्रोलाइट होता था, इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रवाहित करते थे तो वो विद्युत अपघट्य क्या होता था? अपने आयनों में टूट जाता था। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोल रहे थे? वैद्युत अपघटन। क्या सभी को समझ में आया था? ठीक, अच्छा। अब हमने इसमें देखा था वैद्युत अपघटन में एक एनोड होता था, एक होता था कैथोड। सभी को पता है? वैद्युत अपघटनी जो सेल हमने बनाया था अभी से पहले, वैद्युत अपघटनी सेल में बच्चा एनोड कैसा होता था? पॉजिटिव, याद रखोगे। कैथोड कैसा होता था? निगेटिव। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता था? हाँ, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक तो यही है बेवकूफ। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन सा? इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रोलिटिक तो यही है वैद्युत अपघटन सेल। समझ में आया? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड कैसा होता था? निगेटिव। कैथोड कैसा होता था? अच्छा। अब जैसे मान के चलो यहाँ पे NaCl लिया था, क्या लिया था? NaCl लिया था, तो ये Na प्लस और Cl माइनस आयन में टूटा होगा। तो हम लोगों ने देखा था एनोड पे कौन सी गैस मिली थी हमको? Cl2। कौन सी मिली थी? और कैथोड पे क्या Na मिला था? क्या मिला था? हाइड्रोजन। क्या मिली थी? हाइड्रोजन मिली थी। क्या मिली थी? ऐसा क्यों हुआ था पता है? क्योंकि हाइड्रोजन की आक्सीकारक क्षमता सोडियम से ज्यादा थी। याद है नहीं याद है? इसीलिए यहाँ पे कौन जाके अपचयित हुआ था? हाइड्रोजन। कौन हुआ था? क्या जान पाए नहीं जान पाए? हाइड्रोजन ने क्या किया था? हाइड्रोजन ने क्या किया था? H प्लस आयन था, इलेक्ट्रॉन ले लिया था। याद है नहीं याद है? Na प्लस के पास भी कम था, ये भी गया था लेने। और H प्लस के पास भी कम था, वो भी लेने गया था। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन मिले किसको थे? हाइड्रोजन को। क्यों? क्योंकि इसकी आक्सीकारक क्षमता ज्यादा थी। क्या सबको समझ में आया था? अब अच्छा, यहाँ सर क्लोरीन तो हमको मिल जाएगी, यहाँ हाइड्रोजन तो हमको मिल जाएगा, लेकिन कितनी मात्रा मिलेगी? समस्या ये थी ना। तो उसके लिए फैराडे भाई साहब ने नियम दिए। फैराडे ने इसके लिए 2 नियम दिए। कितने नियम दिए? हम लोग कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? पहला वाला नियम। कौन सा नियम? पहला नियम पढ़ने जा रहे हैं। और देखते हैं फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है। फैराडे का प्रथम नियम कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर, कोई भी इलेक्ट्रोड ले लो, है ना, मिलने वाली पदार्थ की मात्रा, जो इसमें पदार्थ की मात्रा हमको मिलेगी जब इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे, ठीक है, वो इसमें मिलने वाले पदार्थ की मात्रा मैंने मान लिया W। कितनी बच्चे? W ग्राम मिली। कितनी ग्राम मिली? किसी भी इलेक्ट्रोड पर मिलने वाली पदार्थ की मात्रा इसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? आवेश की मात्रा। आवेश की मात्रा बोला तो क्यू चार्ज। क्या बच्चे? क्यू चार्ज। या फिर हम लोग बोल देंगे विद्युत की मात्रा। क्या बोल दोगे? विद्युत की मात्रा भी बोलोगे तब भी क्या ही आएगा? क्यू ही आएगा। क्या आएगा? क्यू ही आएगा। फिर से बोलो। किसी भी इलेक्ट्रोड पर मिलने वाली पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित वैद्युत की मात्रा के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है। क्या जान पाए नहीं जान पाए? अब अगर जो वैद्युत धारा ज्यादा, यानी वैद्युत आवेश ज्यादा प्रवाहित करोगे तो हमको मिलने वाली पदार्थ की मात्रा बढ़ जाएगी। और अगर जो वैद्युत धारा कम या वैद्युत आवेश कम प्रवाहित करोगे तो मिलने वाले आवेश की मात्रा, आवेश नहीं बच्चे, मिलने वाले पदार्थ की मात्रा कम हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई नहीं आई? यही है फैराडे का प्रथम नियम। कोई समस्या? ठीक है, तो फैराडे का प्रथम नियम क्या है, लिख लोगे? ठीक है, लिख लेते हैं। बोलो क्या लिखवाया था? तुमको कॉपी में लिखवाया है ना? देखो सभी, क्या नियम बन जाएगा? किसी भी इलेक्ट्रोड पर मिलने वाली पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है। अच्छा सर, यहाँ पे विद्युत की मात्रा आई, आपने आई क्यों नहीं लिया? है ना, ये मन में सवाल आ सकता है। विद्युत विद्युत तो आई होता है सर। बच्चे, जो आई होता है वो हर सेकेंड क्या बताता है? हर सेकेंड प्रवाहित आवेश की मात्रा बताता है। कितना आवेश गया ये नहीं बताता है, वो बस बताता है कि हर सेकंड कितना आवेश गया। समझ में आया? टोटल कितना निकालना है तो तुमको कितने किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसको टाइम से। क्या जान पाए नहीं जान पाए? जैसे हर सेकंड मान के चलो 2 कूलम आता है,
और तुमने 5 सेकंड तक प्रवाहित किया तो कितना हो जाएगा? 10 कूलम। समझ में आया? अब हो गया, अब इसकी मात्रा या विद्युत की मात्रा समझ में आया? तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दिया? विद्युत की मात्रा को क्या लिखोगे? क्यू लिखोगे। क्या लिखोगे? क्यू लिखोगे। अब हमको पता है बच्चे, जब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, यहाँ पे भी कोई कांस्टेंट आना चाहिए। W इज इक्वल टू, यहाँ पे बच्चे कांस्टेंट आएगा Z। क्या आएगा? Z, जो कि एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। क्या है? जिसे कहते हैं बच्चे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। W इज इक्वल टू, अच्छा Q मैंने बताया था, Q बराबर क्या होता है? IT। क्या होता है? तो फॉर्मूला क्या बन गया? W इज इक्वल टू ZIT। क्या बन गया? ZIT। कोई समस्या? जहां पे Z क्या है? वेयर Z इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या सभी को समझ में आया? कोई समस्या? इस नियम से हम लोग आराम से निकाल लेंगे कितने पदार्थ की मात्रा मिलेगी। यहाँ टाइम होगा, ये आई वैद्युत धारा होगी, और जेड क्या है? इक्विवेलेंट कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब देखो बच्चा पार्टी जरा, अगर जो हम मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लेते हो? हमने वैद्युत धारा दी आई 1 एम्पियर। कितने एम्पियर दी? 1 एम्पियर। कितने सेकंड तक दी सर? 1 सेकंड तक दी। कितने सेकंड तक? तो बताओ W किसके बराबर हो जाएगा? W किसके बराबर हो जाएगा? Z के। तो इक्विवेलेंट कांस्टेंट जो था, क्या था? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो था वो किसके बराबर हो गया? मिलने वाली पदार्थ की मात्रा के। कब? जब हमने 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करी 1 सेकेंड में। समझ में आया? यदि किसी इलेक्ट्रोड में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाए तो उस इलेक्ट्रोड का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक उसमें मिलने वाले पदार्थ की मात्रा के बराबर होता है। क्या जान पाओ? मतलब जान पाए या नहीं जान पाए? कर लोगे? ठीक। अच्छा बच्चा, जैसे आपसे यही पूछेंगे है ना, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक से आप क्या समझते हैं? तो लिख लोगे नहीं लिख लोगे? यदि किसी इलेक्ट्रोड में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है तो उस इलेक्ट्रोड का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक उस इलेक्ट्रोड पर मिलने वाले पदार्थ की मात्रा के बराबर होता है। क्या जान पाए नहीं जान पाए? कोई समस्या? कर लोगे? ठीक है, लिख लोगे? लिख लो। अब बताओ यहाँ पे क्या लिखवाया था? यदि वैद्युत अपघटन में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो तब इलेक्ट्रोड पर मिलने वाली पदार्थ की मात्रा वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के ठीक है, फिर से चल रहा है ना वो? परेशान हो रहे? ये आ रहा है, बताया क्यों नहीं तुम लोगों ने? घर में खाओ थोड़ी देर, ठंडी में बैठे हो। ये इतनी देर से आया होगा। ये भी आया ना? ये भी आया? मैं नहीं आ रहा हूँ? ये आ रहा है? ठीक। अच्छा देखो बच्चे, फिर से देखो, यदि किसी वैद्युत अपघटन में
1 एम्पियर की धारा कितने सेकंड, 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए, तब इलेक्ट्रोड पर मिलने वाली पदार्थ की मात्रा वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। क्या समझ में आया? यही बात मैंने नीचे लिखी है। यदि वैद्युत अपघटन में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो, तब इलेक्ट्रोड पर मिलने वाले पदार्थ की मात्रा वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। क्या ये लिख लोगे? कोई समस्या होगी? अच्छा, अब कभी कभी पूछ लेते हैं वैद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक। क्या मात्रक बता लोगे? फॉर्मूला क्या है? ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है क्या तुम्हें? Z इज इक्वल टू W इज इक्वल टू ZIT। Z का यूनिट बताना है, W का यूनिट पदार्थ की मात्रा ग्राम होती है, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे Z इज इक्वल टू W अपॉन IT। लिख लोगे बच्चा? सो Z इज इक्वल टू W का यूनिट बताओ ग्राम, I का यूनिट बोलो एम्पियर, टाइम का यूनिट बोलो सेकेंड। तो इसका यूनिट क्या हो गया? ग्राम पर एम्पियर इंटू सेकेंड। क्या कोई समस्या? अच्छा देखो, अगर जो 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करी, कितने सेकेंड तक? तो बताओ आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी? 1 कूलाम। कितने कूलाम हो जाएगी? या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यदि वैद्युत अपघटन में 1 कूलाम, है ना, 1 कूलाम प्रवाहित हो, कितने कूलाम प्रवाहित हो, तब इलेक्ट्रोड पर मिलने वाले पदार्थ की मात्रा वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। एम्पियर इंटू सेकेंड दूसरा यूनिट क्या होता है इसका? कूलाम। क्या होता है? ये कूलाम ही तो लिखा है। IT बराबर किसके होता है? Q के। तो Q का यूनिट क्या होता है? कूलाम। तो इसका दूसरा यूनिट क्या हो जाएगा? ग्राम पर कूलाम। क्या जान पाए? दोनों यूनिट समझ में आए? यहाँ तक पूरा कर लोगे? कोई समस्या? आगे बढ़े? ठीक है, आओ देखते हैं दूसरा, फैराडे का दूसरा नियम। फैराडे का द्वितीय नियम। अरे यार, फैराडे का हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? फैराडे का द्वितीय नियम। आओ, अच्छा, अब फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है, ध्यान से समझो जरा। जैसे 2 इलेक्ट्रोड हैं और दोनों अलग अलग हैं बच्चा, एक ही में नहीं है, एक ही सेल के नहीं है, अलग अलग सेल के। एक CuSO4 का सेल है, एक ZnSO4 का सेल है। समझ गए? दोनों अलग अलग सेल हैं, मान के चलो, उनके इलेक्ट्रोड हैं ये। अगर जो इन्होंने बताया फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार, फैराडे भाई साहब ने बताया कि इन इलेक्ट्रोड को अगर जो आवेश की समान मात्रा दी जाए, यानी समान समय तक समान वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए, दोनों में वैद्युत धारा कैसी प्रवाहित करी जाए? समान और समान समय तक। समझ गए? तो इनमें जो मिलने वाली पदार्थ की मात्रा है, इनमें जो मिलने वाली पदार्थ की मात्रा, मैंने मान लिया इस पे मिलेगी पदार्थ की मात्रा W1, इस पे मान लिया पदार्थ की मात्रा W2। तो इन पे जो मिलने वाली पदार्थ की मात्रा है, इनका अनुपात, इनका इनके तुल्यांकी भार के अनुपात के बराबर होता है। इनके तुल्यांकी भार के अनुपात के बराबर होता है। क्या जान पाए? नहीं जान पाए? तुल्यांकी भार मैंने निकलवाना सिखाया है, भार बटे n फैक्टर, है ना, वेट अपॉन n फैक्टर। अगर जो कोई हम क्या ले रहे थे? आयन ले रहे थे। आयन के केस में क्या देखते थे? n फैक्टर, चार्ज। क्या देखते थे? चार्ज। जैसे हमने बच्चे Cu+2 लिया, कितना लिया? Cu+2। इसका मैं कहूँ इक्विवेलेंट वेट बताओ, तो Cu का वेट कितना होता है? 63.5। कितना होता है? और इसमें n फैक्टर कितना है? 2। समझ में आया नहीं आया? अब इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा? इसका इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट वेट निकालना जान पाए? नहीं जान पाए? एसिड का, बेस का मैंने सारे सिखाए हैं। बेस में n फैक्टर क्या होता था बच्चे? एसिडिटी। एसिड में क्या होता था? बेसिसिटी। OH- आयन। एसिड वाले में H+ आयन। ये सारे याद हैं? साल्ट में चार्ज देखते थे, बोलो बोलो। आयन में भी वैलेंसी देखते थे। आयन में क्या देखते थे? वैलेंसी। बोला तो भाई चार्ज। ठीक है, क्या कोई समस्या? कर लोगे? तो दूसरा नियम क्या बताया है? यदि भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोडों पर आवेश की समान मात्रा प्रवाहित की जाए, तो उन पर मिलने वाले पदार्थों की मात्रा का अनुपात उनके तुल्यांकी भार के अनुपात के बराबर होता है। क्या जान पाए? नहीं जान पाए? किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं ना? ठीक। अच्छा, अभी हम लोगों ने फैराडे के प्रथम नियम से देखा, क्या देखा बच्चा? W1 इज इक्वल टू ZIT। वैद्युत धारा समान प्रवाहित किए हो तो टाइम भी समान होना चाहिए, वैद्युत धारा समान होना चाहिए। केवल बदलेगा क्या?
इक्विवेलेंट कांस्टेंट जो तुम्हारा है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा Z1IT, क्या हो जाएगा, ऐसे W2 क्या हो जाएगा, Z2IT, क्या हो जाएगा, क्या समझ में आया नहीं आया, उठा के रिप्लेस कर दो, W1 की जगह क्या लिख दें, Z1IT, क्या लिख दें, और W2 की जगह Z2IT, क्या लिख दें, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1/E2। क्या समझ में आया नहीं आया, IT कैंसिल, तो यहां से कितना जाएगा, Z1/Z2 इज इक्वल टू E1/E2। क्या बोलो, समझ में आया सभी को, आया है, सभी को समझ में आ गया। अब अच्छा देखो, ऐसे भी कह सकते हैं जो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक का जो सर अनुपात है वो, ये क्या है बच्चे, इक्विवेलेंट वेट, क्या है, तुल्यांकी भार के अनुपात के बराबर होता है, दिख रहा है नहीं, Z1A1 Z2A2। तो यहां से हम क्या ये नहीं कह सकते हैं जो Z है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है E के, बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो, ठीक है। जो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है सर, वो तुल्यांकी भार के अनक्रमानुपाती या समानुपाती होता है, जिसका तुल्यांकी भार ज्यादा उसका वैद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्यादा, जिसका तुल्यांकी भार कम उसका वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कम। क्या समझ में आया सभी को, कोई समस्या, कर लोगे, अच्छा ठीक है। दूसरा नियम समझ में आया, लिख लोगे ना, ठीक, कर लो।